300 तक ले जाएंगे और एनडीए की टैली हमारी 335-40 तक जाएगी, क्योंकि अभी तो ठीक है, पहले फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, अब लास्ट फेज के अंदर बड़े से ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो हम पुनः सरकार बनाने में भी कामयाब होंगे और एक मजबूत सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए अलायंस जो है बनाएगा। जी, लद्दाख में आपकी सीट चली गई, जो सिटिंग मौजूदा जो लद्दाख की सीट थी वो बीजेपी वहां पर एक तरह से हार चुकी है। जी जी, देखिए लद्दाख पार्लियामेंट सीट जो है वो देश की सबसे छोटी पार्लियामेंट सीट है एज पर वोट्स आर कंसर्न्ड, और जियोग्राफिकली देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट सीट है। 2019 के चुनावों में वहां पर हमने उस सीट को 11,000 वोट से जीता था। हालांकि हमेशा उस सीट का मार्जिन जो है कम ही रहता है, बिल्कुल। पर इस बार वहां पर कुछ सिस्टम ऐसा बिठा दिया गया कि जिन लोगों ने पोलराइजेशन का एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, करगिल वर्सेस लेह की लड़ाई खड़ी कर दी वहां पर, क्योंकि हम तो पूरे खित्ते को साथ लेके चल रहे थे कि द्रास से लेके चांगथंग तक बुद्धिस्ट और मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे है, तो सबको चुनाव लड़ना है, ये देश का चुनाव लड़ना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमसे मिस कैलकुलेशन हो गई, और जो उन्होंने एक इकलौता कैंडिडेट करगिल से खड़ा किया, तो वहां पर वो वोटों का पूरी तरह से पोलराइजेशन हुआ। बुद्धिस्ट बोर्ड जो है वो तकरीबन 2 जगह पूरी तरह से डिवाइड हुआ, और कुछ परसेंटेज जो है वो जो हमारा करगिल का मुस्लिम कैंडिडेट था उसको भी गया है, लेकिन मुस्लिम वोट जो है वो पूरी तरह से वन वे गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को भी वहां पे हार का मुंह देखना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारी वो सिटिंग सीट थी और हम उसको पूरी ताकत के साथ हमने चुनाव लड़ा, हम जीत के लिए भी सुनिश्चित थे, लेकिन वोट को इंटरनली इतनी बुरी तरह से मोबिलाइज ये लोग कर पाएंगे या इन लोगों ने किया है, तो उसका ही ये नतीजा निकला कि टोटली करगिल वर्सेस लेह की लड़ाई हो गई। अब ये वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो करगिल का है, लेह का नहीं है, जबकि हम कहते हैं वो लद्दाख पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो लद्दाख से चुन के जाता है जो भी जाता है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में वो जो एक हमने विकास का मंसूबा वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ चलाया था, अब वो उसको ये कैसे आगे कैरी ओवर करते हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2019 में 3 सीटें थी, इस बार कुल मिला के 2 सीटें बीजेपी के पास एक तरह से बच रही हैं। कश्मीर के अभी तक जो ट्रेंड आए हैं, बल्कि इसे किस तरह से आप रंधावा जी देखेंगे? उमर अब्दुल्ला तकरीबन अपनी हार मान चुके हैं, उन्होंने एक्स पर ट्वीट भी किया और उन्होंने माना है कि उनकी हार हो रही, लेकिन 2 जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरह से अभी बढ़त बनाए हुए, पीडीपी तीनों जगहों पर एक तरह से पीछे चल रही है। जी जी, देखिए, एक तो कश्मीर के अंदर इंडी ब्लॉक जो है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे के खिलाफ एक सीट पे तो ओपनली लड़े और दूसरी सीटों पे इंटरनली डैमेज करते रहे। और दूसरा ये रहा कि कश्मीर के वोटर ने अब्दुल्लाज और मुफ्तीज की पॉलिटिक्स को जो है वो पूर्ण विराम लगा दिया है। ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को एहसास हो जाना चाहिए कि इससे पहले तुम लोग 12, 15, 20% पोलिंग के ऊपर जीत के जाते थे, और जब बिल्कुल फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ, जब कश्मीर का अवाम जो है खुल के बाहर आया और 55-60% पोलिंग हुई, तो वहां पे परिणाम ये निकला कि एक व्यक्ति जेल में बैठ के भी चुनाव जीत जाता है, और एक बार का चीफ मिनिस्टर और एक लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। शेख अब्दुल्ला का पोता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बेटा जो है वो एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव हार जाता है। ये तो क्लियर कट वर्डिक्ट कश्मीर के लोगों ने दिया है। सेम पोजीशन मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ हुई है। अनंतनाग रजौरी सीट के ऊपर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां जीत रही है, तो मैं उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं मानता हूं। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है मीर अल्ताफ, उनकी एक अपनी लेगेसी है, बहुत बड़ा उस परिवार का प्रभाव है वहां पर, खास करके गुज्जर समुदाय का, और गुज्जर समुदाय एन ब्लॉक में वो उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स को पीछे करते हुए, लेकिन बीजेपी ने जिन पार्टियों को वैली में घाटी में रंधावा जी, बीजेपी ने जिन पार्टियों को सपोर्ट किया वो भी तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं आज। जी जी जी, मैं मानता हूं बारामूला वाली सीट पे सजाद लोन साहब ने वोट तो अच्छा लिया है, लेकिन डेफिनेटली उसको जीत में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। अपनी पार्टी का हमें उम्मीद थी कि श्रीनगर और रजौरी वाली सीट पे वो लोग अच्छा करेंगे, पर कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, रजौरी वाली सीट जो है वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं पड़ा है,
वो मियां अल्ताफ साहब को वोट है, उस फैमिली को वोट है, उस लेगेसी को वोट है, उस कम्युनिटी को वोट है। टोटली वन वे वोट। एक कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी जो बहुत बड़ी तादाद में उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, तो वो उस तरीके से पड़ा है। अलबत्ता ठीक है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो पुराने लीडर हैं, 5 टाइम्स पहले एमएलए रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो पार्टी के अकाउंट में ही होगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें आई हैं। चलिए तो ठीक है, मुबारक हमारे सहयोगी विशाल भी न्यूज रूम से जुड़े हुए। विशाल, क्या कुछ बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त मिल रही है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कश्मीर से जो खबर है, मुझे लगता है उस पर हम लोग चर्चा पहले से करते रहे। अबू हुरैरा, सबसे अहम खबर यह है कि उमर अब्दुल्ला जो साबिक वज़ीर आला हैं, महबूबा मुफ्ती जो साबिक वज़ीर आला हैं, दोनों ने अपनी हार जो है पोस्ट करके ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया और अपनी हार को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ये एक खबर है अपने आप में, और ये खबर और ये मंजूर कर लेना, अपनी हार को मान लेना, स्वीकार कर लेना, ये बहुत कुछ दिखाता है। मैं इससे जुड़ा एक सवाल ज़रा वरिंदर सिंह सोनू जी से करना चाहूँगा। वरिंदर जी, आपको अगर मेरी आवाज़ मिल रही हो, विशाल बोल रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या इस नतीजे ने, महबूबा मुफ्ती भी हार जाती हैं, उमर अब्दुल्ला भी हार जाते हैं, क्या कोई सबक मिला है आपको? लोकतंत्र में हार जीत जो होती है वो एक सिक्के का पहलू होती है। जो चुनाव लड़ने जाते हैं, एक ने जीतना है, एक ने हारना है। पॉलिटिकल पार्टी का काम है इलेक्शन लड़ना, लोगों के बीच जाना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम इस परफॉर्मेंस से भी खुश हैं। आप पूछेंगे वो क्यों? हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह तरीके से हमारी पार्टी को बुलडोज करने का काम किया गया, सारी एजेंसी हमारे खिलाफ, हर एक तरीके का तंत्र अपने खिलाफ, लेकिन आज भी मुकाबला पीडीपी के साथ है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं। और दूसरी बात आपने जो कही सबक की, मैं एक बात तो पहले से कहता हूं, कश्मीर के लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े। तो हो सकता है यह कश्मीर के लोगों का फैसला हो। और मैं ये कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस किया था। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, हैं भी, आज भी हैं, लेकिन सबसे पहले जब उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस किया, हमें चुनाव लड़ना पड़ा। तो मैं समझता हूं हो सकता है कि जिस तरीके से लोग वोट करने के लिए बाहर निकले, तो शायद लोगों का यह फैसला था, लोग ये चाहते थे अब इकट्ठे मिलकर लड़े। तो ये मैं समझता हूं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात भी है कि जिस पार्टियों को पहले बीजेपी ने बनाया, सरकार की मशीनरी लगी, पूरा जोर लगा, पैसा पानी की तरह बहाया, आज उनकी जमानतें जब्त हैं। आज उनकी जमानत कश्मीर के लोगों ने जब्त कर दी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उन पार्टी के लीडरों को भी समझना चाहिए कि उनको तो कोई पसंद नहीं कर रहा। पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ कुछ पार्टियां इकट्ठी मिलकर थी, एक तरफ सरकार की मशीनरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीपी का प्रदर्शन जो है वो संतोषजनक है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे ज्यादा हमारी पार्टी को डैमेज किया गया, हमारे लीडरों को पार्टी से निकाला गया और पार्टी को बुलडोज किया गया। हम पर पाबंदियां लगाएंगे। पोलिंग वाले दिन आपने देखा होगा कि हमारे 400 के लगभग पोलिंग एजेंट और स्पॉटर अरेस्ट कर लिए गए। तो उसके बावजूद अगर मुकाबला पीडीपी से हो रहा है, तो समझिए पीडीपी तो एक फोर्स है। पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करती है। बाकी ठीक है, इलेक्शन में होता है, कुछ कोई जीतता है, कोई हारता है। जो जीते हैं उनको बधाई, बाकी जनता का फैसला सिर माथे पर है। हम भी बैठकर जब रिजल्ट पूरा आ जाता है, पूरी टैली आ जाती है, बैठकर इस पर बात करेंगे कि क्या जनता हमसे और ज्यादा चाहती थी, या कहां हमसे कमी रहेगी, या कैसा कुछ जो भी है। लेकिन एक बात तो यह है कि जो सरकारी स्पॉन्सर पार्टी थी, आज उनकी जमानत जब्त है। तो यह मैं समझता हूं कि कश्मीर के लोगों का अच्छा फैसला है। सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो आपस में रसाकशी की, क्या इसने लोगों को, वहां के जो वोटर्स उनको कंफ्यूज किया? क्या उनके वोटर्स को लगा कि ये शायद सही नहीं है? आप इंडिया में हैं भी, आप नहीं भी हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ जो है खींचातानी भी कर रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, और फिर आप जो है कभी पटना में तो कभी मुंबई में एक साथ बैठक में शामिल भी हो रहे हैं। ये मेरे से सवाल है? जी जी वरिंदर जी, जी जरा सवाल रिपीट कर देंगे। वरिंदर जी, सवाल विशाल ने यही किया है कि जो खींचातानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में इंडिया अलायंस में रही, क्या इसकी वजह से जो वोटर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, वो कंफ्यूज हो गए? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इंडिया अलायंस एक सोच के साथ। देखिए, आज आप देखिए कि आज भारतवर्ष के पूरे लोगों ने इंडिया अलायंस को स्वीकार किया है, उनकी सोच को समझा है। जो लोग कहते थे हम 400 पार जाएंगे, आज मुश्किल से बहुमत के पास भी नहीं वो जा पा रहे, अभी फाइनल टैली आनी है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम एक सोच के साथ थे। हम कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए सोच के साथ थे। जहां तक कश्मीर की बात है, हमने जम्मू में इकट्ठे मिलकर हमने कांग्रेस के कैंडिडेटों की मदद की, चली, जनता का फैसला माना। कश्मीर में लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं।
क्योंकि हमने सबसे पहले कवायद शुरू की थी और फारूक अब्दुल्ला साहब को महबूबा जी ने घर का बड़ा बनाया था कि आप फैसला कीजिए। लेकिन जब उन्होंने फैसला हमसे बिना बात किए ही कर दिया, कैंडिडेट जब अनाउंस कर दिया, तो पीडीपी के पास क्या ऑप्शन रह जाता था। मैं पहले भी बहुत दफा कह जाता हूं कि जब आपकर कोई जंग थोपी जाए तो फिर सामने वाले का लश्कर नहीं देखा जाता। लेकिन हमने अपने जो हमारे पास वसीले थे, ना तो हमारे पास कोई इतने बड़े वसीले थे, उसके बावजूद जब हमने चुनाव लड़ा और बहुत सारी सीटों पर हमने लीड की है और वोट परसेंटेज हमारा जो बड़ा है, तो बाकी जो जीत हार तो लगी है, ये 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटें हार गई थी। फारूक अब्दुल्ला साहब खुद अपनी सीट हार गए थे। 2002 में उमर अब्दुल्ला साहब एमएलए चुनाव हार गए थे, हमारी पार्टी के वर्कर से इलेक्शन हार गए थे। तो ये चीजें चलती आई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टियां खत्म हो जाती। हाँ, एक बात जरूर है, कश्मीर के लोग चाहते थे हम इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े, तो शायद कश्मीर के लोगों की जो इच्छा थी उस पर हम पूरा नहीं उतर पाए। तो इसके ऊपर आगे बात होगी, इसके ऊपर बात का हिस्सा है। पहले सबसे पहले फाइनल जो रिजल्ट की टैली है वो सामने आएगा। चलिए, अभी भी वरिंदर जी इंतजार करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं तेजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। तेजेंद्र जी, अब क्या लग रहा है कि अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो एक तरह से खत्म हो चुकी है? महबूबा मुफ्ती जी भी अपनी सीट हार चुकी हैं, जो सिपह सालार हैं, हम ये कह सकते हैं, एक तरफ उमर अब्दुल्ला, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती, जो अपनी पार्टियों के सिपह सालार हैं, उन्होंने एक तरह से हार मान ली है। देखिए, पॉलिटिक्स में हार जीत तो होती रहती है। जैसे अभी वीरेंद्र सिंह सोनू बता रहे थे कि इसको पॉलिटिकल पार्टीज एनालाइज करेंगी, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये एक चीज़ समझनी होगी कि इनका जो मेन पोल प्लैंक था नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी और पीडीपी का भी, वो था 370 के विरुद्ध। क्योंकि इन लोगों का ये था कि 370 हटा दिया गया, हमारे साथ गलत हुआ, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे। देखिए, मेरे को मौका मिला महबूबा मुफ्ती का से बात करने का, मेरे को मौका मिला उमर अब्दुल्ला से बात करने का, और दोनों का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ 5 अगस्त 2019 को वो गलत हुआ, और अगर जम्मू कश्मीर की आवाम उन्हें मौका देती है पार्लियामेंट में जाने का, ये पार्लियामेंट में जाके ये आवाज़ रखेंगे कि 370 को जो हटाया गया गलत हटाया गया। लेकिन आप ये देखिए कि दोनों कश्मीर में आज अपनी सीट हार जाते हैं। तो क्या कश्मीर में अब 370 कोई मुद्दा नहीं है? महबूबा मुफ्ती भी अपनी सीट हार चुकी है, उमर अब्दुल्ला भी अपनी सीट हार चुके हैं। तो क्या कश्मीर के लोगों ने 370 वाला जो इमोशनल इशू, जिसे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिशियंस इमोशनल इशू के तौर पे यूज़ करती थी, उसे रिजेक्ट कर दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आप बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी ने अपना जो जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं टेस्टिंग दी वाटर्स, वो नहीं किया। बीजेपी ने तीनों सीटों पे अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। हालांकि बीजेपी के लीडर ये ऑन रिकॉर्ड नहीं मानेंगे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये मानते हैं कि उनके अपने कैडर में काफ़ी रिजेंटमेंट है, क्योंकि पूरे आपने 8-10 साल काम किया ग्राउंड पे। देखिए, बीजेपी का पहले कोई फुटहोल्ड नहीं था कश्मीर में, लेकिन आज बीजेपी के 5 लाख से ऊपर मेंबर हैं कश्मीर में। तो उन लोगों का ये कहना है कि क्या आपको हमारे पे इतना भरोसा नहीं था, आप हमें एक कैंडिडेट नहीं दे सके? कई लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर, रजौरी, पुंछ में, जिन्हें मौका दिया जा सकता था, पार्टी यूज़ कर सकती थी एज अ फेस ऑफ बीजेपी, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन अब जो मेन कॉन्टेस्ट था, मेन कॉन्टेस्ट कश्मीर में जो रिस्ट्रिक्टेड था, वो रिवायती कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी। लेकिन इसमें जो एक, जिसे आप कहते हैं डार्क हॉर्स, वो उभर के आया इंजीनियर रशीद। अब इंजीनियर रशीद बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं। उनके जो उनको अपोज कर रहे थे, जो उनके अगेंस्ट खड़े थे, उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन, वो दोनों अब हार चुके हैं ये सीट। तो अब ऑफिशियली कुछ ही देर में इंजीनियर रशीद को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और काफ़ी देखिए, ये कोई 10-12 हज़ार की मार्जिन से नहीं जीते हैं, काफ़ी भारी मात्रा में जीते हैं। और अब एक मैसेज जो है वो कन्वे किया गया है नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, कि अभी जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म है कश्मीर में, जो हुर्रियत या सेपरेटिस्ट की आइडियोलॉजी है, वो ख़त्म नहीं हुई है। तो बीजेपी के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए वो अंग्रेज़ी में कहते हैं अलार्म बेल्स आर रिंगिंग। तो उन्हें जो राइटिंग ऑन दी वॉल है, इसको पढ़ना पड़ेगा
और इस पे उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या पिछले 4-5 सालों में जो काम किया जा रहा था क्या वो कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुंचा, जो डेवलपमेंट के एजेंडे की बात की जा रही थी क्या वो कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुंचा, तो कहां पर वो चूक हुई कि इंजीनियर रशीद जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट या सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं उन्हें जीत हासिल हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अब यहां से विशाल, बहुत दिलचस्प इस बार जम्मू कश्मीर, जो शुरू से हम कहते रहे हैं कि लोगों में जिस तरह से उत्साह और जोशो खरोश था इस बार के चुनाव को लेकर, अब क्या वाकई में जिस तरह से बढ़ चढ़कर युवाओं ने और जो वोटर्स हैं जम्मू कश्मीर के उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है लोकतंत्र के इस जश्न में, क्या अब लग रहा है कि अब एक सोच में भी बदलाव आया है जम्मू कश्मीर में, एक नैरेटिव भी अब एक तरह से यहां पर बदल रहा है जम्मू कश्मीर में, अब लोग भी एक तरह से डेवलपमेंट के साथ जाना चाहते हैं? आप किस पे देख रहे हैं? यूट्यूब पे देखिए। आप यूट्यूब पे देखें क्या? अभी देखिए सर, अभी जस्ट 2:26 के बाद मिला है राजेंद्र स्क्रीनशॉट लेके। बोल रहा मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पाई है, आपने कुछ मुझसे पूछा है शायद, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। जी जी, मैं विशाल कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के नतीजे आए हैं इस बदलाव को किस तरह से देखा जाए? 2:56 पे थोड़ी आप किसी और से सवाल करें, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। चलिए ठीक है, मैं विशाल दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। मैं विक्रम सिंह रंधावा जी आपके पास आना चाहूंगा। रंधावा जी, एक मौका तो यहां पर बीजेपी के पास था, लेकिन जो भी पार्टी की आप लोगों की रणनीति रही हो, एक अच्छा मौका था यहां पर जिस तरह से लोगों में एक बदलाव देखने को मिल रहा था, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से और खासतौर से कश्मीर में जिस तरह से हालात बदले थे, बीजेपी इस मौके का क्या फायदा नहीं उठा पाई? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा जी, क्योंकि अपनी पार्टी के जो लीडर हैं और पीपल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सपोर्ट करते हैं, उनकी सोच को, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर उन लोगों ने काम किया उसको सपोर्ट करते हैं। तो उनको एनकरेज करने के लिए कहीं हमारे खड़े रहने से वोट डिवीजन में वो दूसरी ताकतें ना जीत जाए, तो ये सोच केंद्र की रही होगी। अलबत्ता ठीक है, अब इंजीनियर रशीद जीते हैं, यहाँ से मियां अल्ताफ साहब जीत रहे हैं रजौरी अनंतनाग सीट से, लेकिन ये लगभग तय है कि कश्मीर के लोगों ने अब्दुल्लाज और मुफ्तीज की पॉलिटिक्स को जो है वो पूर्ण विराम लगा दिया। अब इनको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि अब लोग इन लोगों को, इस फैमिली को, इनकी लेगेसी को अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये बड़ा क्लियर कट वर्डिक्ट जो लोगों ने दिया है। उमर अब्दुल्ला भले ही हार गए हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 2 सीटों पर जीत कर आ रही है, 2 सीटों पर तो बढ़त बनाए हुए अभी भी। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि वो 2 सीटें जीते। मैंने कहा ना, एक जो रजौरी वाली सीट है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ओन कर सकते हैं कि हमने जीती है, लेकिन वो सीट को जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारण था मियां अल्ताफ साहब और उनके पीछे चलने वाली लीगेसी जिसको लेके वो चल रहे थे। एक गुज्जर समुदाय जिसको पूरा एक विश्वास था कि वो हमारे परिवार का व्यक्ति है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के गुज्जर लोगों ने मियां अल्ताफ साहब को वोट किया और एन मास में वोटिंग उनके फेवर में हुई है। अगर ये किसी और को यहाँ से कैंडिडेट उतारते तो रिजल्ट कुछ और होना था, ये मैं आपको यकीन बता सकता हूँ। फिर शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट ना जीतती और अपनी पार्टी का व्यक्ति सीट जीत जाता। लेकिन यहाँ पर पूरी एक किस्म की एक फैमिली को जो है वहाँ के वोटर्स ने, खास करके गुज्जर समुदाय ने और उसके साथ नॉन गुज्जर समुदाय ने भी, क्योंकि मियां अल्ताफ साहब का एक अपना करेक्टर है, अपनी एक रेपुटेशन है पॉलिटिकल एरेना में, उनकी एक पहचान है कि एक अच्छे सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, ईमानदार पॉलिटिशियन है, और यही छवि उनके वालिद साहब की थी और उससे भी बेहतर उनके जो दादाजी थे। ये लोग कभी चुनाव नहीं हारे हैं, पटन से हमेशा लड़ते आए हैं और अब पार्लियामेंट भी जीत गए हैं। तो मैं उनको आपके माध्यम से मुबारक भी देना चाहूंगा कि आपने अच्छे वोटों से उस सीट को जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, मैं वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये चुनाव है, हार जीत तो होती रहती है, पीडीपी जिस तरह से अब इस चुनाव में एक तरह से हार रही है, 2019 के नतीजे भी पीडीपी के हक में एक तरह से नहीं आए थे, लेकिन इस बार चुनाव की जो टाइमिंग है वीरेंद्र सिंह सोनू जी, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि अब आने वाले दिनों में
जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी होने वाले हैं और उससे ठीक पहले इतना बड़ा झटका लगना 3 की 3 सीटों पर, और खुद महबूबा मुफ्ती जी एक तरह से हार जाती हैं। देखिए, ऐसे है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि असेंबली चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग होता है। लेकिन मेरे भाई हैं रंधावा साहब, वो भी कह रहे थे कि ये हमारी 2 पार्टियां हैं। तो सजाद लोन साहब ने 4 दिन पहले, 8-10 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी के पास 2000 वोट है, वो मेरी क्या मदद करेंगी। मैंने नहीं कहा, सजाद लोन साहब ने कहा था, वो चैनल पे कहा था। तो पहले इनको ये पता ही नहीं है इनकी क्या है। बाकी भी इनकी प्रॉक्सी पार्टियां हैं, उनकी तो जमानतें जब्त हो गई हैं। बीजेपी तो चुनाव तो लड़ी नहीं, तो अब ये किसको मुबारक दे रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अब ये जाने। दूसरी बात ये है, आप ये कहते हैं कि बड़ा झटका है। मैं समझता हूं 2019 के बाद, जब हमने चुनाव के बाद, जब हमारी पार्टी को तोड़ा गया, उसके बाद हमने पहला चुनाव ये लड़ा है। तो बहुत सारी वोट बैंक हमारा बड़ा है, बहुत सारी सीटों असेंबली पर हमने लीड किया है। तो ठीक है, जीतने में हम कामयाब नहीं हो पाए, हालात ऐसे बने, लेकिन मैं कहता हूं कि रनर अप तो पीडीपी है। मुकाबला तो पीडीपी के साथ हुआ, बाकी की तो जमानतें जहां जब्त है। तो पीडीपी एक सोच है, आने वाला चुनाव, मैंने पहले भी कहा कि रिजल्ट पूरा आ जाए, पूरे वोटर टैली हमें हो जाए, कहां से हमें कितना वोट मिला है, कहां क्या हुआ, उसके बाद अगली रणनीति बनेगी। बाकी जब असेंबली चुनाव होगा, देखिए पीडीपी को लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, ये एक पार्टी है। ठीक है, हम सीट नहीं जीत पाए हैं, लेकिन वोट परसेंटेज तो है, शेयर तो है। जो हमें कहते थे 4थे नंबर की पार्टी है, उनको पता चला कि हम कितने नंबर की पार्टी है। आज बहुत सारी चीजें वो क्लियर भी होगी। सो ये जनता जनार्दन है, उसका फैसला सर माथे पे है। लेकिन आप कहें कि हमारे लिए कोई निराश होने वाली, वो ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव तो चलते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर होती थी, फिर उन्होंने हुकूमत बनाई। ये तो 400 सीटें, 370 के मुद्दे पर ही पीडीपी एक तरह से पूरा चुनाव लड़ रही थी, पूरे जोर शोर के साथ 370 को उठाया था। और जो बात अभी तेजेंद्र जी कुछ देर पहले कह रहे थे कि अब क्या वाकई में लोग 370 से ऊपर हटकर अब सोच रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग और खासतौर से कश्मीर के लोग? देखिए अबू हुरैरा साहब, 370 पर इलेक्शन तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने लड़ा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा मुझे 370 सीटें दे दो, नहीं दी ना लोगों ने, नहीं दी ना आपके सामने। उन्होंने कहा 400 पार एंटी दे दो, नहीं दी ना लोगों ने। उन्होंने कहा 300, अगर 370 के वाकया थी तो कश्मीर में चुनाव लड़ती ना भारतीय जनता पार्टी। इनकी जमानतें जब तो नहीं थी, इनकी प्रॉक्सी कैंडिडेटों का आज क्या हाल हुआ है। यहां तक बात है कि 370 भी 370 पीडीपी का मुद्दा नहीं है अबू हुरैरा साहब, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। 370 जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक का मुद्दा है। 370 एक इशू है जिसके ऊपर लीगली भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, या जैसा भी आगे होगा। लेकिन आज एक बात तो बड़ी है ना, जो कहते थे हमने 5 साल से दिल्ली के लोग कहते हैं हमने दिल जीत लिया है, कश्मीर में नहीं बात होगी है, तो आज कहां है? फोन कट गया जी। चलिए, शायद वीरेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं तेजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। तेजेंद्र जी, अब यहां से जम्मू कश्मीर की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसे किस तरह से देखा जाए, कैसे यहां से आप देख रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में, जिस तरह से मैंने वीरेंद्र जी से पूछा था कि जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में असेंबली के चुनाव भी अब जम्मू कश्मीर में होंगे। अब यहां से 3-4 महीने का वक्त ही एक तरह से रह जाएगा। और शायद तेजेंद्र जी हमारे साथ नहीं इस वक्त, हमारे साथ विजय डोगरा जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। विजय डोगरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। और हमारे सहयोगी विशाल आजम भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त पहुंच चुके हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। शायद तेजेंद्र जी तक हमारी आवाज़ नहीं गई थी, लेकिन मैं विशाल यही बात कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि विजय डोगरा जी से अब हिमाचल पर ही हम लोग सीधे सवाल कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस का एक तरह से क्लीन स्वीप हुआ है, 4 की 4 सीटें। विजय डोगरा जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। जी नमस्कार। जी मैं विजय डोगरा जी, कांग्रेस जो दावे कर रही थी, कांग्रेस की 16 महीने की सरकार भी थी, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है हिमाचल में। क्या वजह इसकी आप मानते हैं? इसकी वजह एक ही है कि हमारा ये जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, जितनी एंटी इनकम्बेंसी इनके कैंडिडेट्स के खिलाफ, और मैं क्योंकि स्वयं एक लोकसभा हमीरपुर का मैं स्वयं कोऑर्डिनेटर था अपने कैंडिडेट के साथ, जी।
और जो मैंने लोगों का रोष मैंने अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ मैंने देखा। लेकिन ये जो वो तो हिमाचल जीत गए, प्रदेश की भारी मार्जिन से जीते हैं वो जीत गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी धरातल पे देखी गई, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। उसके लिए या तो हमारे में कोई कमी रह गई या हम लोग उस तर्ज पे हम लोग नहीं लड़ाई लड़ सके। लेकिन अब क्योंकि 4 की 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को मेरी बधाई। और क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में हार जीत चली रहती है, लेकिन